गुड मॉर्निंग दोस्तों, कान्हा आईएएस एकेडमी कोरबा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास में प्रजाति किसे कहते हैं। वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने मानव को उनके अलग अलग लक्षण के आधार पे अलग अलग समूह में बांट दिया है और इसी समूह को हम प्रजाति कहते हैं। जो यूपीएससी और सीजीपीएससी में प्रजाति के बारे में प्रश्न पूछते हैं वो इन्हीं 4 प्रकार के प्रजाति से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में ही थोड़ा बहुत जानेंगे। और अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें ये कहाँ के निवासी हैं इसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो जो निग्रो है ये अफ्रीका के निवासी हैं। ठीक है, जो ईरान से होते हुए पाकिस्तान बलूचिस्तान से होते हुए भारत आई है, ये सबसे पुरानी जाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये फिलिस्तीन के निवासी हैं। द्रविड़ जाति के बारे में विवादास्पद है। ठीक है, लेकिन सर्वमान्य मत है कि जो द्रविड़ है दक्षिण भारत के निवासी हैं और जो तेलुगु कन्नड़ मलयालम भाषा है यह इन्हीं की देन है। आर्य भी निवास स्थान के बारे में क्या है, विवादास्पद है। ठीक है, लेकिन सभी जो साहित्यकार हैं जो इतिहासकार हैं वे अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैक्स मुलर आर्य को मध्य एशिया के निवासी मानते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य को तिब्बत के निवासी मानते हैं और बाल गंगाधर तिलक इन्हें आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव के निवासी मानते हैं। मैक्स मुलर मध्य एशिया के, दयानंद सरस्वती तिब्बत के, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव के निवासी मानते हैं। यूपीएससी और सीजीपीएससी में इसी से ही प्रश्न पूछा जाता है, इनके निवास के कहाँ के निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये देखो दोस्तों, ये आर्य है। ठीक है, ये मुगल है
और ये द्रविड़ है और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। ठीक है। विभिन्न वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने मानव के विभिन्न अलग अलग लक्षण के आधार पे इन्हें अलग अलग समूह में बांट दिया, जिसे प्रजाति कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अब इतिहास को जानने के साधन, इतिहास को हम कैसे जानते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हमें इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानना है। इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत है जो भूतकाल में घटित हुआ है, जिसे मूलतः जो महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण करना ही इतिहास है। ठीक है। इति धन हा धन आस, इति मने ऐसा, हुआ। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इति धन हा धन आस। इति का अर्थ है ऐसा, हा का अर्थ है हुआ और आस का अर्थ है निश्चित रूप से। ऐसा हुआ निश्चित रूप से अतीत में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और एक जर्मन शब्द है, इस जर्मन शब्द से इतिहास की उत्पत्ति माना जाता है, जिसे यह शब्द यह जो जर्मन शब्द है गेस्ची चटे, जर्मन शब्द गेस्ची चटे, ठीक है, इससे इतिहास की उत्पत्ति हुई है। तो इसका गेस्ची चटे का अर्थ क्या है, विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। गेस्सी चटे का अर्थ है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण, जिसे इतिहास कहते हैं। नोट कर लो। अब हम इतिहास को जानने के साधन के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद इतिहास को जानने के साधन। अब साधन किसे कहते हैं? तो जिस तथ्य या सबूत के आधार पर हम इतिहास का निर्माण करते हैं उसी को ही साधन कहते हैं। यानी तथ्य या सबूत को ही साधन कहते हैं जिसके आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए डायनासोर। डायनासोर को हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन जो सबूत मिला, जो तथ्य मिले, उसका शरीर का ढांचा, हड्डी का ढांचा मिला, इसी के आधार पे हम कहते हैं कि डायनासोर बहुत बड़ा है, ऐसा था। तो साधन क्या है? जो उसका शरीर का जो ढांचा है, और इसी के आधार पर जो हम डायनासोर बनाए, जो विवरण बनाए, अतीत का जो घटनाओं का एक विवरण वृत्तांत बनाया, उसी को ही हम क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। तो सबूत या तथ्य को ही, जिसके द्वारा हम इतिहास को जानते हैं, उसी को ही साधन कहते हैं।
इतिहास को जानने के साधन। इतिहास को जानने के दो साधन हैं, एक साहित्यिक साधन है, दूसरा है पुरातात्विक साधन है। साहित्यिक साधन यह एक पुस्तक है या एक ग्रंथ है जिसे हम साहित्यिक साधन कहते हैं। पुरातात्विक साधन जो जैसे पत्थर है या इमारत है, लेख है, शिलालेख है, बर्तन है, कंगा है, इसके आधार पर जब हम इतिहास को जानते हैं तो उसे हम पुरातात्विक साधन कहते हैं। साहित्यिक साधन को दो भागों में बांटा गया है, एक पठनीय, दूसरा अपठनीय। पठनीय मतलब जिसे पढ़ा जा सके, अपठनीय मतलब जो पढ़ा नहीं जा सका है। पठनीय में भारत के लेख, दूसरा विदेशी लेख। भारत के लेख में है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें से वेद है, मेन वेद है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेद है, सामवेद है, अजुर्वेद है, अथर्ववेद है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और बहुत सारे, स्मृति है, अरण्य है, ठीक है, महाकाव्य है। विदेशी वृत्तांत, इसमें है चीनी। विदेशी में जो बाहर से भारत आए, उन्होंने अपने विवरण में, अपने लेख में जो लिखा है उसके आधार पे हम भारत के इतिहास को जानते हैं, जिसमें चीनी, यूनान, तिब्बती हैं। अपठनीय जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसे पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं समझा जा सका है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में इमारत है, अभिलेख है, बर्तन है, शिलालेख है, जिसके आधार पे हम इतिहास को जानते हैं, ठीक। नोट कर लो। ये देखो दोस्तों, जो इतिहास को जानने के जो साधन है, इमारत, ये देखिए, ये इमारत है और ये ग्रंथ है, पुस्तक है जिससे हम इतिहास को जानते हैं, और ये मुद्राएं हैं, और ये है मूर्ति कला है, पत्थर है, पाषाण है, और ये है शिला लेख है। ये देखिए दोस्तों, शिला लेख, मृदभांड है, ठीक है। इससे हम क्या है, इतिहास को जानते हैं। और दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इमारत है, ग्रंथ है, शिलालेख है, और धातु के मुद्राएं हैं, और ये औजार है पाषाण के, और ये मृदभांड भी है यहाँ पर। ये देखिए पूरा, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेद, ये 2 प्रश्न हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। निम्न में से सबसे प्राचीन मानव कौन था? 4 ऑप्शन है। मानव का सबसे निकटतम जीवित संबंधी कौन है? इसका भी 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कुछ ही दिनों बाद हम फ्री क्लास चालू करने वाले हैं, ताकि कोई भी बच्चा अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपनी तैयारी से वंचित ना हो। तो बच्चों, यदि आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे कान्हा IAS एकेडमी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।